अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर में एक धमाका हुआ और उसके बाद से जिस तरह से तहकीकात जारी थी। फिर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह तौर पर यह बताया गया कि धमाके में मुल्क दुश्मन एजेंसी बराह रास्त मुलव्वस है। गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई हैं, मज़ीद तहकीकात हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये बड़ा ब्रेक थ्रू है क्योंकि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी अरसे से उसके मामलात खासे बेहतर रहे, लेकिन फिर लाहौर में एक इतने बड़े और अहम वाक़े का पेश आना और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने जिस बेहतर अंदाज में बर वक्त कार्रवाई की और जितना जल्दी वो इस वाक़े में मुलव्वस लोगों तक पहुँचे हैं वो काबिल तारीफ़ बात है। लेकिन रॉ का पाकिस्तान में एक्टिव होना और एक और ग्रुप का जिसकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने तस्दीक की है कि कराची से एक और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जिसके इरादे थे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी ही कार्रवाइयाँ करने के। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, बड़ा ब्रेक थ्रू है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सामने आया है। लेकिन साथ साथ जब FATF का मामला भी चल रहा होता है, ऐसे में एक वाक़े का होना, फिर उसका ताने बाने दुश्मन मुल्क से मिलना और उसकी एजेंसी का मुलव्वस होना, ये तमाम तर चीज़ें अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस सारे केस को किस तरह से आगे लेकर चलता है और किस तरह से इसको आलमी बरादरी के सामने बिल्डअप किया जाता है और कितने अथेंटिक शवाहिद हैं जो सामने लाए जाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, और ये बताया जाता है कि किस तरह से भारत यहाँ पर मुलव्वस है और तमाम तर काम कर रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक और बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है जहाँ पर पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया, फिर अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला का मामला है, फिर TTP के मुलव्वस होने की बातें, और फिर अफ़गानिस्तान का इस बात को डिनाई करना कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होती है और पाकिस्तान का इस बात पर एम्फसाइज़ करना कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। ये तमाम तर चीज़ें हैं। पाकिस्तान का दूसरा मौक़िफ़ ये भी है कि अफ़गानिस्तान पर किसी हमले के लिए पाकिस्तान की सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं होती। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम ज़रा कुछ तफसील से इस मामले पर बात करें। इसके साथ साथ जो सियासी मंजरनामे पर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जो बयानात हैं वो अपनी जगह पर, मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं वो अपनी जगह पर। उसके साथ साथ एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि नून लीग की जो अब चूँकि कश्मीर का इलेक्शन है और जो कैंपेन कश्मीर में चलाएंगी वो मरियम साहिबा मेनली उसको लीड करेंगी। शहबाज शरीफ साहब भी जलसे करेंगे, लेकिन इस बात पर इत्तफाक हुआ है शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का कि मरियम नवाज़ इज़ गोइंग टू बी द फेस ऑफ PMLN जब वो कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही होंगी। और अब यकीनन जब जून का इख्तिताम और जुलाई का आगाज़ होगा तो एक फ़ोकस तमाम तर सियासी जमातों का शिफ्ट हो जाएगा और बड़ी हद तक हो भी गया है। बिलावल साहब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कश्मीर में, तो अब वो अगली चीज़ है जिसका सबको इंतज़ार है। तो मैं चाहूँगा ज़रा कुछ बात हम उस पर भी करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुर्जा सोलंकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। नासिर बेग चुगताई साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौज़ूज़ मेहमानों का। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, कैसे देखते हैं आप? वैसे हम बड़ा रिलक्टेंट रहते थे किसी वाक़े की तह तक पहुँचने में शायद, या अगर पहुँच भी जाते थे तो खुलकर नाम नहीं लेते थे। इस मरतबा इट्स अ मैटर ऑफ डेज़, लेकिन हम बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं कि दुश्मन मुल्क में मुलव्वस है, किसकी सरजमीन इस्तेमाल होती है, किस तरह से होती है। ओवरऑल एक शिफ्ट है इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिसी में हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, ये तो रॉ के मुलव्वस होने का तो पहले 48 घंटे में पता लग गया था। जैसे ही पहला आदमी पकड़ा गया, उसके घर में जब पेपर्स वगैरह उसके तलाशी ली गई तो वहां से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिली उससे काफी हद तक ये पता लग गया था कि ये राव का काम है। लेकिन NDS वगैरह का किस्सा जो है वो बाद में तय हुआ, चुनाचे जब तक सारे लोग पकड़े नहीं गए हुकूमत ने यही मुनासिब समझा कि उस वक्त तक नाम ना लिया जाए। लेकिन आपको पता है कि हमारी पॉलिसी अभी बदल चुकी है। भारत का नाम बिल्कुल खुल के लिया जाता है। हमने एक डोजियर दिया था, उसमें बड़े शवाहिद और बड़ा खुल के नाम दिया था कि भारत ने पाकिस्तान में ये कुछ कराया, और अब भी ये नाम लिया है खुल के। और इसके शवाहिद पहले की निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा वाज़े हैं। और दूसरा ये है कि क्योंकि ये लोग बड़ी जल्दी पकड़े गए हैं सारे, तो इनकी स्टेटमेंट्स या इनके वीडियो इंटरव्यूज वगैरह सामने लाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो इसलिए ये अगर हुकूमत चाहे तो एक कैंपेन के तौर पे लॉन्च करके भारत के करतूत, उसके अज़ाइम जो है वो दुनिया में दिखाए तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा। और वरना कोई काउंटर इल्जाम भारत की तरफ से आ जाएगा, जैसे भी वहां पे जम्मू बेस पे कुछ हुआ है। हालांकि वो शादी ब्याह में इस्तेमाल होने वाले वो क्वाडकॉप्टर है जो
पाकिस्तान से अगर उड़ाया जाए तो वहां पहुंच ही नहीं सकता, उसका रेंज उतना होता ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश करेंगे इधर डालने की। तो ये काउंटर जो एक्शंस होते हैं वो फिर डिल्यूट कर देते हैं आपके अपने जो मसाइल हैं उसको, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारत की इन्वॉल्वमेंट थी। लिहाजा इसको अग्रेसिवली दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। बाकी यह है कि आपको पता है वहां पे हाई वैल्यू टारगेट, और जो टारगेट जिसके पीछे गए हैं उस टारगेट से सिर्फ और सिर्फ भारत को तकलीफ है, और उस शख्स का कोई किसी चीज से वास्ता नहीं है। वो वैसे तो पहले ही वो पिछले दो साल से 1.5-2 साल से उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, लेकिन इन एनी केस उन साहब का कोई टेररिज्म से 2003-4 के बाद कोई उनका ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन भारत का चूंकि फोकस उस पर है और वो दुनिया में ये बाबर कराना चाहता है कि कश्मीर में जो कुछ है ये पाकिस्तान से लोग करा रहे हैं जी। और उसकी वजह से वो इनको फोकस कर रहा है। तो आपने देखा कि ये उनकी एक तरह से जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई, और अब हुकूमत को इससे फायदा उठाना चाहिए। इनको चाहिए कि पब्लिकली उसको लेके आए, उसके सारे शवाहिद सामने बताएं। बिल्कुल सही जन सा पॉइंट है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ पर एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। रंगी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को, और जो खुलकर अब बात की जाती है, माजी में हम उतना खुलकर बात नहीं करते रहे, या जो हमारा ओवरऑल स्टैंस है वो मुख्तलिफ रहा है, अब हम देख रहे हैं कि इसमें बोल्डनेस और ब्लंटनेस आ रही है। हाउ डू यू सी इट सर? देखिए जी, जिस तरह के खिते में हम हैं और जो तारीखी एक मुखासमतें हमारी मौजूद हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं, ख़ास तौर पर भारत के साथ जिस तरह के ताल्लुकात की नौयत है, और वो ताल्लुकात जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 के बाद मज़ीद ख़राब हुए हैं, और ख़ास तौर पर अब अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के मामले पर एक इलाकाई जो एक कंसेंसस होना चाहिए था, उसके न होने की वजह से जिस तरह से अमरीकी छोड़ के जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जब तक इस खिते के अंदर जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं होते, तो आपको बिल्कुल तवक्को रखनी चाहिए इस तरह के इक़दामात की। मेरे पास वो मालूमात तो नहीं है जो जनरल साहब के पास है, या उनकी जो रसाई जिस मालूमात पर है, लेकिन मनतकी एतबार से ये बिल्कुल मुमकिन लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा, और यकीनी तौर पर जो जनरल साहब कह रहे हैं वो इम्कानात जो है वो मनतकी लगते हैं। मसला ये है कि दुनिया जो है वो हमारी बात सुन नहीं रही। तो अगर दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही, तो जो हकायक हमारे पास हैं, जो सबूत हमारे पास हैं, वो हम दुनिया के सामने हमें रखने चाहिए। सिर्फ बंद लिफाफे में सेक्रेटरी जनरल को नहीं भेजने चाहिए जो पता चले कि 2 साल बाद उस पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं बेग साहब की जानिब बढ़ूंगा। बेग साहब, एक गिला रहा कि पाकिस्तान का रवैया बहुत सारी चीज़ों पर माज़रत ख़ाना होता है, हम उस तरह से बात नहीं करते, उस तरह से खुलकर नहीं चीज़ों के हवाले से हमारा एटीट्यूड रहता। आप समझते हैं कि इट्स अबाउट टाइम कि अब ये तमाम तर चीज़ें तब्दील हो रही हैं? गो कि अपोजिशन अब भी बड़ा इबाम रखती है, बड़े सवाल रखती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बेहतर हैं या पॉजिटिव हुई हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, सवाल तो उठेंगे, सवाल तो हमारी हर कारकर्दगी में उठने चाहिए। मतलब हम कोई बंद माशरा नहीं है, हम ना किसी बंद गली के अंदर हैं। हमारी पार्लियामेंट है जैसी भी है, जिस तरह की भी पार्लियामेंट है, भले कोई 4 पैर उठा के ले आए असम्बली के अंदर, कोई उसको ड्राइंग रूम बना ले, कोई उसको कुछ भी कर ले, पार्लियामेंट है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ कि हम बोलते नहीं थे, हम बहुत बोलते रहे। हम मेरा ख्याल है दोनों मेरे जो बहुत मोहतरम एक्सपर्ट्स हैं, हाँ, मुझसे ज़्यादा जानते हैं हालात को, इस बात से वाकिफ़ होंगे कि वज़ीर आज़म गिलानी ने मनमोहन सिंह को एक डॉजियर दिया था, और उस डॉजियर में बलूचिस्तान के बारे में जो कुछ था उससे मनमोहन की आंखें खुल गई थी, और उनका जुमला ऑन रिकॉर्ड है कि मैं वापस जाकर हिंदुस्तान में बात करूंगा।
अब ये अलग बात है कि वो कोई बात नहीं कर पाए और उनका क्रियाक्रम हो गया, अब हुकूमत से चले गया वो, क्योंकि वहाँ पर हालात इस तरह के नहीं थे कि वो ये डॉजियर कैबिनेट में पेश करते, उस पर डिस्कस करते। वो डिस्कस भी नहीं कर पाए। फिर बाद में भी हम बात करते रहे कि रॉ का हाथ है, हम बात कराची में हम बात करते रहे भाई, के फॉर कराची, के फॉर कश्मीर, के फॉर काऊटा, ये 3 नारे थे जो हमारे सामने लगते थे और हम खुल के बात करते थे कि भारत का हाथ है। तो ऐसा नहीं है, हम अब आज भी बात करते हैं। आज ज़रा हमें डट के बात करना पड़ेगी, आज हमें खुल के बात करना पड़ेगी। जो कुछ हुआ है लाहौर में या कहीं और, वो ख़तरनाक है बहुत, और वो इंडिकेटर है कि बिल्कुल सही कहा सोलंकी साहब ने कि इसको हमें एक बड़े कनवास पे देखना चाहिए कि जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होंगे और हिंदुस्तान का उसमें एक ख़ास इंटरेस्ट होगा, जब हिंदुस्तान दोहा में जाकर मुलाकातें कर रहा होगा और मुलाकाती उसको खुशामदीद कह रहे होंगे और अमेरिका हमसे बात करने की पोजीशन में नहीं होगा, वो शर्माता है हमसे बात करते हुए, तो यकीनी तौर पर हमें तैयार रहना पड़ेगा। हमें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हालात बिगड़ेंगे। और हम ये बात 1 महीने से कर रहे हैं कि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल ख़राब होती है, अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होती है, अगर अफ़गानिस्तान में फसाद शुरू हो जाता है, दोनों ग्रुप क्लैश कर जाते हैं काबुल के लिए, तो फिर मलबा पाकिस्तान पे गिरेगा। और मुझे एक अच्छा लगा ये बात प्राइम मिनिस्टर की कि उन्होंने कहा कि हम अपने बॉर्डर्स को बंद कर देंगे। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास 30 लाख अफ़गान महाजरीन पहले ही मौजूद हैं और वो हमारे लिए अमन अमान का मसला बनते हैं। उनके कैंप हमारे लिए अमन अमान का मसला बनते हैं। उन कैंपों में जो अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो एक्टिव होती है, वहाँ अपने सहूलतकार भी रखती है वो भी मसला बनते हैं हमारे लिए। अब जो और आएंगे तो हमारी जो मईशत है, हमारे आबी वसाइल है, हमारी बिजली, गैस, पानी, हमारी खुराक, वैसे ही हम मजबूर में हैं आजकल, तो वैसे भी वो सब और मसले बन जाएंगे। पेशावर और दूसरे इलाके और मुतासिर होंगे। आप देखें कि अफ़गान जंग के बाद, मैं जिहाद नहीं कहता उसको, अफ़गान जंग के बाद जो पाकिस्तान की हालत हुई है वो पहले नहीं थी। हम बहुत से लोगों पर इख्तलाफ करते हैं, बहुत से लोगों पर एतराज़ करते हैं। हम एतराज़ करते हैं ज़िया-उल हक़ पे, हम एतराज़ करते हैं भुट्टो पे, हम एतराज़ करते हैं नवाज़ शरीफ पे, सब पे एतराज़ करते हैं, मुशर्रफ पे एतराज़ करते हैं कि उन्होंने गलत फ़ैसला लिया। लेकिन ओवरऑल जो मसला था अफ़गानिस्तान का था। अफ़गानिस्तान जब बहता है, जब उसका मलबा गिरता है तो हम पे गिरता है भाई, अगली दीवार हमारी है, हम मरते हैं, हमारे शहरों में धमाके होते हैं। तो इसको हमें खुल के बात करना होगी। हमें इसको बहुत अच्छा, बहुत रैपिड काम हुआ है इसकी तफ्तीश में और बहुत तेज़ी से क्लू मिले हैं। और ये क्लू मेरा ख्याल है 9/11 के बाद जो हमें चीज़ें मिली हैं तफ्तीश की, उनकी मरून मिन्नत है, वरना तो बहुत लंबे लंबे टाइम हो जाते। तो मेरा अपना कहना ये है कि हमें ये देखना होगा, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि आज मैं DG रेंजर्स को सुन रहा था और वो बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई कराची में अगर 4 डाके पड़ते हैं तो आप इसको बदतरीन शहर कहते हैं, जबकि उसी दौरान 80 डाके लंदन में पड़ते हैं, 1238 डाके न्यूयॉर्क में पड़ते हैं। तो एक ये भी तो मसला है ना हमारा, ड्यूल स्टैंडर्ड्स, अपने आप अपनी मजम्मत कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेग साहब आपने दुरुस्त फरमाया, दूसरों को नहीं देखते। आप राइटली सेड सर। एक ब्रेक की जाने मुझे पढ़ना है। इस वक्त यकीनन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी रैपिड है, तेज़ है और ये काबिल तारीफ़ भी है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बिहाफ पे। और फिर बड़ा क्रेडिट जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है और जितनी एक तवील जंग पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी। बज़ाहिर ऐसा लगता था शायद यहाँ से कभी वो सूरत हाल ख़त्म नहीं होगी, लेकिन अब हम वो सूरत हाल नहीं है जो आज से 10 साल 15 साल पहले हम आए रोज़ धमाकों की या दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की बात सुनते थे। तो इस पर बड़ा कंट्रोल है और ये भी जो पूरा का पूरा अमल है ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और उससे ज़्यादा बड़ा बोल्डली और ब्लंटली अब बात करनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा हर सतह पर कि ये करवाने में कौन मुलव्विस है। एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक। कुछ बात अब करते हैं जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है। जल साहब, इस वक्त तमाम तर नज़रें अब मरकूज़ हैं कश्मीर के इलेक्शन पर। हुकूमती बयानात हैं, अपोजिशन अपनी कैंपेन करेगी, नून लीग मरियम साहिबा को वहाँ पर कैंपेन करने के लिए आगे कर रही है। आप कैसे देखते हैं इस सारे मार्के को? और फिर शहबाज शरीफ साहब के होते हुए, वो कि शहबाज शरीफ साहब भी अब तक की इतलात के मुताबिक जलसे करेंगे, लेकिन वो इक्वल रोल साथ मरियम साहिबा को भी दिया जा रहा है। तो क्या अब समझ लिया जाए कि क़यादत आगे मरियम साहिबा नहीं संभालनी है नून लीग की? मेरा ख्याल है कि अभी क़यादत नून लीग की मरियम के पास ही रहेगी। एक तो मरियम जो है वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज जो मियां साहब की अपनी सरिश्त में तबीयत में है उसको फॉलो करती है। सो मियां साहब को उसमें अपना अक्स नजर आता है बजाय अपने भाई के। और चूंकि मियां साहब ने इसी चीज पे थ्राइव किया है, इसी कन्फ्रंटेशन की वजह से वो अपने आप को मुजाहिद आजम पेश करते रहे हैं, तो वो उनके ख्याल में बेटी भी उस लिहाज से यही काम कर सकती है और शहबाज शरीफ गालिबन नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि यही तरीका रहेगा और मरियम ही लीड करेगी। और जहां तक ताल्लुक है कश्मीर का, कश्मीर में आपको जो पहले हम फिनोमेना देखते हैं वो तो यही रहा है कि जिसकी मरकज में हुकूमत है इलेक्शन वो जीतते रहा है। लेकिन तब्दीली भी हो सकती है, कोई ये ऐसा जरूरी नहीं है कि इस दफा भी वो हो। सो इस वजह से ये दोनों नौजवान जो हैं, मरियम भी और बिलावल, ये भागदौड़ करेंगे, एनर्जेटिक हैं और चूंकि नए चेहरे हैं तो इनकी निस्बतन ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू जरदारी साहब या नून लीग से कोई जाए ऐसा आदमी जो टेंटेड पास्ट के साथ हो। तो ये इनके वो हो सकता है कि पार्टी असेसमेंट हो कि इससे हमें फायदा होगा। दूसरा जो पार्टी की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें लाजमन आप जो भी कहें, शहबाज शरीफ साहब के लिए ये एक सेटबैक है। शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह हैं जो बार बार कोशिश कर रहा है कि हिम्मत बांधे और कुछ करे, लेकिन उसको हर दफा गोल पोस्ट से दूर कर दिया जाता है। तो इस वजह से जब पूरे मुल्क में पता हो कि भाई ये शख्स डिलीवर नहीं कर सकता, इसकी से नहीं है, तो उससे तो कोई मुज़ाकरात बातचीत भी करने को तैयार नहीं होगा। लिहाजा उसकी अहमियत जो है वो वक्त के साथ साथ जीरो हो जाती है। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को भी ये हकीकत का एहसास होगा, इदराक होगा। एक सूरत बनती है कि अगर कल को पार्टी में शहबाज शरीफ साहब की अपनी फॉलोइंग, ये जो सेकंड ईयर लीडरशिप है उसमें अपनी फॉलोइंग उनकी बेहतर हो, तो मरियम को वो साइड ट्रैक कर दें, वो अलग बात है, वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर वो उनके पास नहीं है, विद इन पार्टी उनके पास वो सपोर्ट नहीं है, तो फिर उनको अपना रास्ता अलग लेना होगा और कहीं जाके आराम करने की जरूरत होगी, क्योंकि फिर मरियम लीड करेगी। और बज़ाहिर यही लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो अब बैकग्राउंड में चली गई। थोड़ी बहुत जो सियासत हमें नजर आती है वो उनकी असेंबली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होने की वजह से नजर आती है। अगर वो ऑपोजिशन के लीडर ना होते तो शायद बिल्कुल ही मंजर आम से वो गायब हो गए होते। जल सा पॉइंट आ गया। मैं सोलंकी साहब की जाने पढ़ूंगा। सोलंकी साहब, इस वक्त हमने देखा जीबी का इलेक्शन हुआ, बड़ी भरपूर कैंपेन हुई, क्योंकि जल साहब ने अभी जो बात कही कि हम देखते हैं जिसकी मरकज़ में हुकूमत है चांसेस यही होते हैं, वो तो ज़िमनी इंतखाबात में भी होते हैं, लेकिन हमने पंजाब में अपसेट देखा। दूसरा ये कि मरियम साहिबा और बिलावल साहब दोनों का कैरियर है और यहाँ से आप समझते हैं कि इनका प्रैक्टिस का एक मामला है कि इंतखाबी कैंपेन चलाकर वो 2023 के इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पहली दफ़ा होगा पीडीएम के अमलन टूटने के बाद कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में हम बिलावल और मरियम को एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफारा देखेंगे। अब देखना सिर्फ ये होगा कि जिस तरीके से मरियम ने कहा था कि हम सियासी मुखालिफ तो हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं, इसलिए हम अपने जो इख्तलाफात हैं उनको एक काफ़ी जो सिविल जो मामलात हैं उस तक रखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये भी एक इम्तिहान है कि इन दोनों जमातों के दरमियान, बावजूद इस बात के कि जी उसके नताइज क्या निकलते हैं इलेक्शन के, लेकिन एक ये ख़ासी अहम चीज़ सामने आएगी। ये बात दुरुस्त है कि जो वफाक की जो हुकूमत है वो असरअंदाज होती है गिलगित बल्तिस्तान पर भी और आज़ाद जम्मू कश्मीर पे भी। अभी आपको याद होगा कि जब बजट इजलास था एजेके का,
तो किस तरीके से जो वफाकी ब्यूरोक्रेसी और वफाक के जो नुमाइंदे थे उनके साथ जो मामला हुआ आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, वो आपके सामने होगा। तो वफाकी हुकूमत असरअंदाज तो होगी, और जो वज़ीर हैं कश्मीर के मामलात के वो भी असरअंदाज होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन जो हकीकत जो है वहाँ की सियासी, वो यही है कि नून लीग और उसके बाद पीपल्स पार्टी वहाँ की सियासी हकीकतें हैं। पीटीआई वफाकी हुकूमत होने की वजह से कितना असर डालती है वो हमें चंद हफ्तों में पता चलेगा। बेग साहब, एक हकीकत तो जिस तरह अभी सुलंगी साहब ने भी फरमा दी कि ये पहला मौका है पीडीएम के बाद, वो कई सियासी मुखालिफ हैं। अब आप कश्मीर में जलसा करेंगे, नॉट टू फॉरगेट कि अभी नून लीग वहाँ पर अपना टेन्योर पूरा कर रही है, नून लीग की हुकूमत कश्मीर में। बिलावल साहब, आखिर कब तक इमरान खान साहब कोई बुरा भला कहेंगे? इवेंचुअली उन्हें वो पिछली 5 साल की नून लीग की कारकर्दगी को ही कहना पड़ेगा आगे अपना कुछ वोट बैंक बनाने के लिए। तो ये आप वाकई इस तरफ जाते हुए सूरत हाल देख रहे हैं, या यू थिंक कि ये सेफ ही प्ले करेंगे और वहाँ के जलसों में भी मरकज़ की सियासत ही ज़्यादा फोकस रहेगी, और इस तरह आया ये कुछ एक्सप्लॉइट कर पाएंगे? दोनों लीडरान में, मरियम साहिबा की भी बात कर रहा हूँ और बिलावल साहब की। देखिए, बिलावल की जो तकरीर अगर आपने सुनी हो तो वो कोई ऐसा फ्रंटल अटैक नहीं था मुस्लिम लीग नून के ऊपर, जी जी बिल्कुल नहीं, हुकूमत के ऊपर। जी जी, वो अपनी बात कर, मोदी के खिलाफ बात की, इमरान खान के खिलाफ बात की, और कहीं कहीं एक आध जुमला आ गया कि हमारे घर में मोदी नहीं आते थे दावत पर, एक आध जुमला इस तरह का आ गया। लेकिन वो ओवरऑल जो उनका टारगेट था वो वफाकी हुकूमत है, और उस वफाकी हुकूमत को मैसेज बार बार भेज रहे हैं। तो बिलावल की तकरीर तो ये है कि वफाकी हुकूमत पर अटैक करते रहो, इमरान खान और मोदी को एक कर दो। मतलब उनके जो नारे हैं वहाँ पर कि इमरान खान को भी हटाएंगे और मोदी को भी हटाएंगे। अब मोदी को वो कैसे हटाएंगे इसका तो मुझे खैर पता नहीं है, लेकिन इमरान खान को हटाने के लिए उनकी जो कोशिशें काविशें वो सबके सामने। अगर पीडीएम रहती, बहुत बड़ा सवाल मैं कर रहा हूँ, तो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी नताइज क्या होते हैं? बहुत ऑब्वियस है कि फिर ना वफाक इतनी बड़ी दखलंदाजी कर सकता और ना कोई वफाकी ब्यूरोक्रेसी वहाँ इस तरह कर सकती। लेकिन पीडीएम टूट चुकी है। पीडीएम को दाएं बाजू के जो इंतहा पसंद है उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने बाकायदा एक प्लान के ज़रिए तोड़ा उसको ताकि उसकी क़ुव्वत कमज़ोर हो जाए, और उसी वजह से पीडीएम टुकड़े टुकड़े हो गई। अब आप देखें कि वहाँ आज़ाद कश्मीर में एक JUI का मुकामी लीडर है, वो उठ के कह रहा है कि हम PTI की हिमायत करेंगे। अब JUI भागे फिर रहे हैं, हमने नहीं कहा हम तो हिमायत नहीं करेंगे PTI की। तो एक अफरा तफरी की सूरत हाल है, और इस अफरा तफरी में अब जब मरियम जाएंगी तो मरियम और शहबाज शरीफ दोनों में एक फ़र्क समझ लें आप। शहबाज शरीफ एक सियासी बंदा है जो सियासत जानता है, कार्ड्स का खेल जानता है, और मरियम क्राउड पुलर है और हुजूम उनको सुनने के लिए आता है। तो हुजूम सुनने के लिए आ गया, इसलिए उन्होंने वहाँ पर किया है। जहाँ तक शहबाज शरीफ की सियासत का ताल्लुक़ है, मैं नहीं समझता फाइट आउट हो रही है। मैं नहीं समझता कि जनरल साहब बहुत अच्छे से जानते हैं भाई से अलग होगा, मुमकिन नहीं है। जो उनकी तरबियत है, जो उनकी ट्रेनिंग है, शहबाज शरीफ कोने में बैठ सकते हैं लेकिन भाई की मुखालफत नहीं कर सकते। वो कह रहे थे मैं जाऊंगा घुट्टे पकड़ लूँगा, क्यों घुट्टे पकड़ेंगे, क्या कायल करने की कोशिश करेंगे, वो अब तक नहीं पता मुझे किस बारे में। लेकिन बहरहाल, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि ना कौमी असम्बली में ना पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग ने कोई टफ टाइम नहीं दिया बजट को। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में हुआ है जी कि आज़ाद कश्मीर में बजट पास हो गया, पंजाब असम्बली में बजट पास हो गया। पंजाब में जरदारी प्लस नून प्लस PTI इन्होंने मिलकर मुकमुका करके इंतखाबात करा लिए सेनेट के, और वो बहुत अच्छे हो गए। और इसी तरह सिंध असम्बली में PTI ने वो दंगा मचाया, वो दम मचाया, और खुद ही भाग गए। इवन कट मोशन तक पेश नहीं किए। आज ही की सूरत ले लें सर, आज तो जनाजा लेकर आ गया, आज भी बड़ी नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि कट मोशन तक पेश नहीं किए PTI ने, ना MQM ने। तो जो अपोजिशन कट मोशन लेकर ना आए बजट पर, वो बजट की खिलाफ मुखालफत कैसे कर सकती है? बिल्कुल आज चारपाई लेके आ गए। मुझे शुबा ये है कहीं दुकान ना खोलने वहाँ ग्रॉसरी की वो। तो ये सूरत हाल है, सीरियस कोई नहीं है।
ना अपोजिशन सीरियस है, ना पीटीआई सीरियस है, ना सो कॉल्ड अपोजिशन सीरियस है। पॉइंट टेकन सर। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। कश्मीर का इलेक्शन यकीनन एक बड़ा फोकस रहेगा अगले आने वाले महीने में। नताइज क्या होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कैंपेन भरपूर रहेगी और देखना है ख़ास तौर पर यही बात कि आया ये इमरान खान साहब को ही और विफाक को ही टारगेट करते रहेंगे या कश्मीर के मसाइल को एड्रेस करेंगे। अगर कश्मीर के मसाइल को एड्रेस करती है पीपल्स पार्टी तो फिर PMLN पर उसे तनकीद करनी पड़ेगी। वो वक्त आएगा या नहीं, ओनली टाइम विल टेल। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।